रेडियो FM3 पर फिर एक बार। विनोद नींद से इतना घबराते हुए उठा जैसे कोई परिंदा छटपटा कर उठता है। विनोद जाकर जब देखा तो देखने को फिर वही मिला जो रोज देखने को मिलता है। ना ही कोई कांच टूटा हुआ था और ना ही कोई खिड़की। रोज रोज का ये नाटक और वो सहन नहीं कर पा रहा था। अभी तो विनोद गुस्से में सोच रहा था कि आखिर खोल ही दे वो ये दरवाजा, लेकिन नहीं, क्यों किसी के मना करने के बावजूद वो उसे खोले। होगा किसी का सामान वगैरह या और कुछ, जाने दो। तो विनोद अपने नींद खराब होने से बचाते हुए हेडफोन में गाना लगाकर सोने लगा। हर वक्त पढ़ाई के प्रेशर में वो यूं ही रात तक पढ़ता रहता था। विनोद, जो कि एक 19 साल का लड़का, अपने पढ़ाई के चलते दूसरे शहर में रहता था। हॉस्टल का रूम उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए आसपास का कोई सस्ता घर ढूंढकर रहने लगा। किराया भी कम ही था, लेकिन मालिक एकदम सख्त, जिसने विनोद को बताया रखा था कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पासी के बड़े स्टोर रूम को खोलना तो दूर, उसके पास जाना भी मना है। करीब 1 महीने तक विनोद हर रोज इस आवाज से तंग था। पहले तो सह लेता था जैसे तैसे, क्योंकि विनोद भी जल्दी सो जाया करता था। लेकिन इस महीने देर रात तक पढ़ाई के चलते रात के 12 बजे ही ये बॉल और बल्ले की आवाज़ शुरू हो जाती थी। आज भी वही हुआ। अगली सुबह 6 बजे नींद से उठकर चाय नाश्ता करके विनोद निकल गया जॉगिंग के लिए। वहाँ उसके साथ फिर एक बार सोफिया से मुलाकात हुई। सोफिया और विनोद GF BF तो नहीं थे, लेकिन उनसे कम भी नहीं थे। बहुत दिनों से सोफिया विनोद के साथ बात करती थी, हंसती, पढ़ाई में भी साथ देती। एक दिन विनोद ने उसे प्रपोज भी किया था, लेकिन सोफिया ने ये समझा दिया था कि अभी फ्रेंड रहते हैं, बाकी किस्मत का खेल। और जॉगिंग करके दोनों समय पर पहुंच गए हॉस्टल। हॉस्टल में खूब मस्ती, पढ़ाई वगैरह करके जब विनोद अपने रूम में गया तो सामने दिखा मकान मालिक, जो कि ये चेक कर रहा था कि स्टोर रूम को किसी ने खोलने की कोशिश तो नहीं की। विनोद ये देखकर चिढ़ गया था। जी तो कर रहा था कि रूम छोड़ने की धमकी आखिर दे ही दे, लेकिन आसपास कोई और ऐसा रूम इतने सस्ते में नहीं था। इसलिए चुपचाप रहना ही बेहतर समझा विनोद ने। शाम से लेकर रात तक पढ़ाई करके रात का खाना बनाकर खाया। उसके बाद फिर 11 बजे सोफिया से फ़ोन पर बात करने के बाद पढ़ाई करके जब आखिरी लेसन को शुरू करने ही वाला था, अब विनोद जितना भी कोशिश कर ले वो इस आवाज़ को बंद नहीं कर सकता। या तो ये भी कहा जा सकता है कि कोशिश करना ही मना है। तो सारा पढ़ाई छोड़कर सीधे सोने की तैयारी करने लगा। विनोद रोज कान में ईयरफोन लगाकर गाने सुनकर ही सोता था, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करे तो जो आवाज़ रोज आती है उसके कारण नींद खराब होगा। फिर से अगली सुबह थोड़ा लेट से नींद खुली, जिसके कारण
नाश्ता करके सीधे हॉस्टल में क्लास अटेंड करना पड़ा। क्लास में सोफिया को यूं ही बातों बातों में विनोद ने कहा कि मैं 8वें लेसन ख़त्म नहीं कर पाया, और जब सोफिया ने वजह पूछी तो विनोद ने बता ही दिया, क्योंकि इससे पहले भी सोफिया ने उसे ये सवाल पहले भी कई बार पूछी थी। सोफिया को इस बात में विश्वास हुआ ही नहीं कि रोज़ रात के 12 बजे विनोद के कमरे के पास ही स्टोर रूम में कुछ ऐसी आवाज़ आती होगी। तो फिर सारा क्लास ख़त्म करके हॉस्टल से विनोद अपने रूम में आया, तो रूम के बाहर उसे मकान मालिक ने कहा कि वो किसी ज़रूरी काम से एक दिन के लिए अपने गांव में जा रहा है, इसलिए घर का चाबी विनोद को देते हुए वो चला गया। वैसे उनको विश्वास था विनोद के ऊपर, क्योंकि विनोद यहाँ पर करीब 1.5 महीने से रहता है। कल संडे है, इसलिए ज़्यादा ना सोच के विनोद नहाकर सो गया। रात के 1 बजे घबराते हुए विनोद ने बिस्तर से उठकर पासी के डंडे को अपने हाथ में पकड़ा किसी से बचने के लिए, लेकिन पता चला कि ये आवाज़ तो किसी चोर की नहीं, बल्कि ये आवाज़ उसी स्टोर रूम से आ रही है। घर से लाइट यानी कि बिजली चली गई थी। विनोद को प्यास लगा था, उसे पानी ढूंढने में दिक्कत हो रहा था। फ्लैश ऑन किया तो देखा मोबाइल में चार्ज भी ज़्यादा नहीं है। विनोद तंग हुए जा रहा था इस आती हुई आवाज़ को लेकर। वो फिर कैसे गाना सुनता, क्योंकि मोबाइल में चार्ज इतना था कि मोबाइल बस 5 मिनट ही चलती। जब उसके मन में एक ख्याल आया, अभी तो बिजली नहीं है तो क्यों ना स्टोर रूम को खोल लिया जाए। अगर अंदर कोई कैमरा रहा तो बंद रहेगा, क्योंकि बिजली नहीं है। इसी आस में विनोद स्टोर रूम के पास गया और कान लगाकर आवाज़ को ठीक से सुनने लगा। विनोद झटपट पीछे की तरफ डर के मारे गिरा। उसने एक बार घर के बाहर जाकर देखा, कोई उसे देख तो नहीं रहा। उसके बाद फिर से विनोद घर के दरवाजे को बंद करके उस स्टोर रूम के सामने आकर गेट को खोलने लगा, जिसमें ताला नहीं बल्कि कोई पुरानी रस्सी लाल रंग से लिपटी हुई और कुछ तावीज़ों से बंधी हुई थी। उसने पहले तो मोबाइल से फ़ोटो खींचा ताकि वापस एकदम ठीक से बांध पाए। विनोद जैसे जैसे उस गेट के रस्सियों को खोल रहा था, वैसे वैसे गेट के अंदर से धुआं निकल रहा था। धुएं को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो अंदर आग लगी हो। जब गेट को खोला तो सामने कुछ सामान रखा हुआ था और धुआं किसी कोहरे जैसे आंखों के सामने से ही गायब हुआ। लेकिन उन सामानों में कुछ हिल रहा था। विनोद उसमें हाथ बढ़ा ही रहा था कि देखने के लिए, लेकिन तभी घर में बिजली वापस आ गई। जल्दी से दरवाजे को बंद करके रस्सियों को फिर से वैसे का वैसा करके नीचे गिरा हुआ कुछ रंग को साफ किया और अपने मोबाइल को चार्ज में लगाकर सो गया। घड़ी में जब 12:14 हुए थे तभी अंदर जा
विनोद डर के मारे भागते हुए घर के बाहर गया, लेकिन रात के 12 बजे बाहर जाके ही क्या फायदा हुआ कि एक लड़का उसके पास आया, चेहरे पर गुस्सा और नफरत लिए कांपते हुए आवाज में बोला, अंदर जा। विनोद डर के मारे नीचे गिरा और किसी केचुए की तरह रेंगते हुए वहां से बच के भागा। बेचारा भागकर जाता भी कहां, आखिर में घर के अंदर ही जाना पड़ा, रूम और गेट को लॉक करके। आसपास के किसी भी अंकल को फ़ोन करने के लिए सोचा था विनोद ने, जब मोबाइल में नंबर ही डायल नहीं कर पाया, क्योंकि डर इतना था उसके मन में कि सब कुछ एक ही पल में भूल गया था। जैसे तैसे अपने पिता को कॉल करते के साथ ही साथ अंदर जा। विनोद जब ही दौड़ता या चलता तो उसके कदमों के साथ ही साथ एक और जोड़ी कदमों की आवाज आती। विनोद जब ही कहीं रुकता तो वो आवाज भी उसके कानों के तले गूंजती। विनोद डर के मारे रोने लगा और कह रहा था कि और कभी भी वहां नहीं जाऊंगा। और ये कहते के बाद ही घर का सामान इधर उधर बिखर गया, मानो कि कोई गुस्से से मारना चाहता हो विनोद को, लेकिन मार नहीं पा रहा हो। और आखिर में इन सब चीज़ों से बचने के लिए विनोद भागने की कोशिश में दीवार पर टकराकर बेहोश हो गया। सुबह जब बेहोशी से उठा तो खुद को संभालते हुए पहले दवाई वगैरह करके घर में फ़ोन किया। फ़ोन उठते के बाद ही गुस्से से कहने लगा कि मैं अब 1 मिनट भी इस मकान में नहीं रह सकता। तो पिताजी ने कहा कि हम पैसे भिजवा देंगे, तुम बस उस रूम को छोड़ने से पहले एक रूम ढूंढ लो। अरे यार, ये तो पहले सोचना था, पहले सोचा ही नहीं। अब कोई और रूम कैसे ढूंढे, ये सोचकर ही वो पागल हुए जा रहा था। आज तो हॉस्टल नहीं जाके पूरी जान लगा के जब कोई किराए का मकान कमरा विनोद ढूंढने लगा और साथ में सोफिया को भी पूछा। तो जब शाम हुआ तो उसे एक रूम मिला, लेकिन किराया थोड़ा ज़्यादा था। सब कुछ फिक्स हो गया था, बस एक काम बाकी था कि पुराने मकान मालिक से बात करके अपने सामान यहाँ लाने का। जब शाम के वक्त रूम के अंदर पहुंचा तो दिखा कि सामने मकान मालिक उसके बिस्तर में बैठे उस लाल रंग के रस्सी को देखे जा रहा था, जो कि स्टोर रूम के गेट में बंधा था। विनोद उसके पास गया और कुछ बोलने ही वाला था कि तभी मकान मालिक ने नाराजगी से कुछ बोला। जिसका डर था वो ही हुआ, और अब जिसका अंदाजा नहीं वो होगा। अगली सुबह सोफिया फिर से विनोद को एब्सेंट पाकर रात में फ़ोन करने की सोची। रात को फ़ोन किया तो फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा था। पहले तो सोफिया ने उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब 3 दिन बीत गए तो उसके पास कुछ पुलिस वाले आकर पूछताछ की। वो भी घबरा गई थी। केस बहुत ही लंबा चला था। अचानक विनोद का गायब हो जाना, उसके साथ ही साथ उस मकान मालिक का भी कुछ अता पता नहीं चला, और उस मकान में एक नहीं बल्कि
2 लाशें मिली जिसको पहचाना भी नहीं जा रहा था। कुल 19 दिन बाद जब ये मकान मालिक, जिसने आज मार खाने के बाद में आखिर मुंह खोल ही दिया, और बयां ये था कि आज से 6 महीने पहले एक लड़का वहाँ पर रहने आया था, जो घर से झगड़ा करके सारा रिश्ता घर के लोगों से तोड़ के यहाँ पर किराए में रहने लगा। यहाँ वहाँ काम करता और बस गेम खेलता। अचानक कुछ दिन से उस घर में बिजली कट गई और बिना चार्ज के गेम भी नहीं खेला जा रहा था। तो उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया और अजनबी होने के कारण उसके साथ कोई खेलता नहीं, इसलिए वो घर में ही खेलने लगा। और उसी दिन मकान मालिक भी पूरे नशे में धुत था। कुछ ज़्यादा ही खेलते खेलते जब उस लड़के ने यानी आयुष के हाथों कुछ कांच की खिड़कियां टूट गई, तो गुस्से में मकान मालिक ने उसे मार दिया। लाश को एसिड से जलाकर घर के स्टोर रूम के नीचे वाले हिस्से में गाड़ दिया। वो खुद जब उस रूम में सोता था तो ये सारी आवाज़ें उसको सताती थी, इसलिए उसने विनोद को मना किया था उस रूम के पास जाने में। और जब विनोद उस रूम को खोलकर फिर से वैसे का वैसा करने की कोशिश में, गलती ये की थी कि रस्सी पहले जैसा टाइट नहीं था और मकान मालिक को समझ आ गया था कि विनोद को सब पता चल चुका है और उसने छुपाने की कोशिश की है। तो मकान मालिक ने उसे भी मार दिया ताकि मकान मालिक अपने सामान पैक करके शहर छोड़ने तक का समय मिल सके। और आज इसी के चलते मकान मालिक ने बोला कि जो 2 लाश उसके घर में मिले ये आयुष और विनोद के ही हैं। अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।